हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने रेडियस के बारे में बात किया था, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। ठीक है, आज हम लोग उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन थोड़ा करते हैं। देखो, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट में हमने फार्मूला जो लिखा था nth ऑर्बिट का, वो क्या लिखा था 0.529 इनटू क्या लिखा था, बोलो, n स्क्वायर अपॉन क्या, जेड। यही लिखा था। देखो याद करो, एंगस्ट्रम के अंदर। ठीक है, यूनिट एंगस्ट्रम था यहाँ पे। क्लियर है सभी को? अब थोड़ा समझो इस बात को। अगर अगर हम थोड़ा ऐसे सोचे कि मान लो कि मैंने माना कि r जो है r1 इक्वल टू क्या, मैं r0 क्या कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये बोहर रेडियस का जो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है ना, इसका कांस्टेंट टर्म है ये। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखो, अगर मैं ये लिखूं कि n इक्वल टू क्या 1, अगर मैं मानूं कि n इक्वल टू क्या है 1, तो R1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 0.529 अपॉन क्या, बोलो, जेड। ये लिख सकता हूं एंगस्ट्रॉम। बोलो, ये सेकंड इक्वेशन, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रॉम देखो क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकंड। समझना है बात को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या ये आ जाएगा। देखो कि R1 इक्वल टू R0 इनटू n स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं? देखो, तो वैसे ही मैं R2 के लिए क्या लिख सकता हूं, R2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 4R0। अरे सेकंड रेडियस के लिए R2 मतलब क्या, सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, अब R3 के लिए क्या लिख सकता हूं, R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9R0। देखो, अगर R4 यहां पे लिखूं, अगर R4 लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 16R0। देखो, क्लियर है सभी को यहाँ पे? सो ऑन, आप इसको बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है, अगर मान लो, अब ऐसे सोचो कि इन दो ऑर्बिट्स के बीच में अगर दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट हैं, उनके बीच का अगर डिफरेंस की बात की जाए, कहने का मतलब क्या है, समझना बात को। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये देखो, ठीक है, ये समझना। ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो रहा है R0। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4R0। समझना। ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया 9R0। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये जो फॉरबिडन गैप है R1 और R2 क्या, तो इनके बीच का डिफरेंस का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3R0। इसके डिफरेंस का वैल्यू क्या है, बोलो 5R0। होगा कि नहीं? देख लो, समझ में आ रही बात? दिस इज द डिफरेंस वैल्यू, दिस इज द क्या, दिस इज द क्या, फॉरबिडन जोन वैल्यू, दिस इज द क्या, फॉरबिडन जोन वैल्यू। समझ में आ रही बात? डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव रेडियस के बीच का, और ये तो हमारा क्या है, रेडियस है, डिस्टेंस है न्यूक्लियस से। R1 का R0, सेकंड में जाओगे तो 4R0, थर्ड में जाओगे तो 9R0। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को यहाँ पे? तो कहने का मतलब है कि जो कंसेक्यूटिव डिफरेंस है R2 माइनस R1 इक्वल टू क्या आया था, बोलो 3R0। ठीक है, और ये R3 और R2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 5R0। समझ में आ रहा है बात? तो अगर n टर्म तक जाओगे तो क्या लिख सकते हैं Rn इंटू Rn माइनस 1 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2n माइनस 1 इंटू क्या R0। ये आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो सभी लोग ध्यान देंगे, इस बात पे ध्यान देंगे। मैंने कुछ नहीं, मैंने जो इसका जनरल फार्मूला है वो लिखा है, फिर मैंने माना कि R1 इक्वल टू क्या है R0। मैंने ये मान के चल रहा हूं कि R1 इक्वल टू क्या है R0, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो अगर n इक्वल टू 1 रखूं मैं, अगर n इक्वल टू क्या रखूं 1 रखूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.529 अपॉन जेड। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि R1 इक्वल टू क्या R0 इनटू क्या हो सकता है n स्क्वायर। अरे समझ में आ रहे? और ये हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूं तो ऑफ कोर्स जेड की वैल्यू तो वही रहनी है कि नहीं, कांस्टेंट रहनी है, तो चेंज होना नहीं है। तो R1 इक्वल टू R0
तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4R0, R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9R0 और R4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16R0। अगर इन दो रेडियस के बीच का डिफरेंस लिया जाए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 3R0, जो कि फॉरबिडन गैप का वैल्यू बताएगा दो रेडियस के बीच का, ठीक है, डिफरेंस बताएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? देखो उतार लो सभी लोग जल्दी से। ओके फाइन, देखो समझ में आ रहा है सभी को? देखो थोड़ा सा चीजों को ध्यान से पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। बुक में जो चीजें लिखी हुई है, हर बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट हर बुक में ये सब चीजें नहीं लिखी गई, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रेशियो कंपैरिजन करूं R1 अपॉन RB, अगर ऐसे लिखूं इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बोलो, Na अपॉन NB का क्या होगा स्क्वायर इनटू ZB अपॉन क्या होगा ZA। ये होगा कि नहीं? देख लो, क्लियर है सभी को? क्लियर है? इफ, अब देखो यहां पे लिख रहा हूं, इफ ZA इक्वल टू क्या हो जाए ZB, मतलब ZA बराबर हो जाए किसके ZB के, तो क्या आएगा रिलेशन आ जाएगा कि RA अपॉन RB इक्वल टू क्या आ जाएगा Na अपॉन NB, क्या बेटा होल स्क्वायर। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा K, अगर मान चलो कांस्टेंट तो N स्क्वायर। बोलो K क्या है यहाँ पे R0 है, जो कि क्या था कांस्टेंट वैल्यू था, याद आया? ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है 0.529 होता है। क्लियर है सभी को? इसका वैल्यू क्या होता है 0.529 लेके चलते हैं, तो इसको R0 भी लिखते हैं हम लोग, बहुत सारी बुकों में आपको लिखी हुई दिखेगी, ठीक है। चलो अब जरा हम लोग देखो, अब जरा हम लोग ग्राफ थोड़ा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ में बनाऊंगा R वर्सेस क्या बेटा N, और एक ग्राफ में बनाऊंगा R वर्सेस क्या N स्क्वायर। पहला ग्राफ जरा देखते हैं। देखो यहां पे जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट फॉर्म में होता है हमेशा, ये तो आप पढ़े चुके हो, है कि नहीं? तो जो ग्राफ आएगा, ठीक है, जो ग्राफ आएगा, देखो मैं ऐसे पहले बनाता हूं, ये ग्राफ, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, देखो ध्यान दो, और ये मैंने इस टाइप के डॉट लाइंस को इससे मिलाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडियस है वो क्वांटाइज फॉर्म में होगा, मतलब R1 के बाद क्या आएगा, समझ रहे हो? R1 के बाद क्या आना चाहिए R2 के बाद क्या आना चाहिए R3, बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बीच में तो फॉरबिडन है, तो ये सब क्या है रेडियस है, ये सब क्या है डॉट जो दिखाया गया वो सब क्या है रेडियस है। क्लियर है सभी को बात? ये डिस्क्रीट ग्राफ होता है, यहाँ पे बनता है। अब R वर्सेस N स्क्वायर अगर तुम बनाओगे, R वर्सेस क्या N स्क्वायर, ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पे बनता है, जो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है इन द मैथ, उसी पे ये सारे ग्राफ बेटा बनते हैं, प्लॉट होते हैं, ठीक है। तो R वर्सेस क्या N स्क्वायर, R वर्सेस क्या N स्क्वायर अगर तुम बनाओगे तो ये बनता है मेरा, क्या बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है, क्या बनता है स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, डॉट मिलाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनता है, डिस्क्रीट ग्राफ बनता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? ये ध्यान रखना सभी लोग प्लीज, ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों डिस्क्रीट ग्राफ बनता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, ब्रेक होता है ग्राफ, ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे, क्लियर है? डिस्क्रीट मैनर में रहेगा। ओके फाइन, सभी लोगों ने उतार लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया सभी को? यहां पे हो गया। देखो जब मैंने क्या माना था कि Z इक्वल टू क्या था ZB, ठीक है, पहला कंडीशन माना था इसके रिस्पेक्ट में। जल्दी से उतारो, सभी लोग उतारें जल्दी, फास्ट। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखो, अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मान लो कि इफ, ये सेकंड कंडीशन है, इफ n1 इक्वल टू क्या हो जाए, n2 हो जाए। कहने का मतलब है कि मान लो कि n1 इक्वल टू क्या हो गया, n2 हो गया, मतलब नंबर ऑफ क्या फिक्स कर दिया जाए, नंबर ऑफ ऑर्बिट फिक्स कर दिया जाए। तो उस केस में r1 अपॉन r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, z2 अपॉन क्या हो जाएगा, z1। ये हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो इसका मतलब है कि ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि r1 z1 इक्वल टू r2 z2, लिख सकता हूं कि नहीं, देख लो, इसको लिख सकता हूं। तो अब देखो ग्राफ मेरा क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखिए क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z किसके, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z। तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ क्या बनाऊंगा मैं, रेक्टेंगुलर क्या, हाइपरबोला। और ये भी क्या बनेगा, डिस्क्रीट मैनर में बनेगा। यहां भी मैंने डॉट लाइन मिलाया है, समझ में आ रही बात, सारे डॉट लाइन को मिलाया है मैंने। तो ये भी ग्राफ क्या बनेगा, डिस्क्रीट मैनर में बनेगा बेटा, याद रखना। और यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर 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 क्या बेटा, हाइपरबोला, है ना। तो राइट डाउन, सभी लोग लिख लें इसको, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, जल्दी से लिखिए, ठीक है, उतारो जल्दी से सभी लोग। चलिए इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है, क्या है कि इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x angstrom, then the radius of the second orbit of Li2 plus ion will be, and the first option is x angstrom, second option is 4x upon 3 angstrom, third option is 9x upon 2 angstrom, and the last is 4x angstrom। जब हमने सभी कंसेप्ट को देख लिया है तो क्वेश्चन बनाने आना चाहिए हमें, क्योंकि हमें एप्लीकेशन ही सीखना है, ठीक है। थ्योरी पार्ट जब हमने पढ़ लिया तो उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई कीजिए, जरा सोचिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, थिंक अबाउट दिस, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी करें। अगर देखो, अगर मैं तुम्हें फार्मूला अगर याद दिलाऊं nth ऑर्बिट के लिए, तो क्या होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, जो कि क्या होता है एंगस्ट्रम में होता है। क्लियर है सभी को ये पॉइंट, कि ये हमारा फॉर्मूला है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन क्या, जेड, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x एंगस्ट्रम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन एटम के लिए मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Rnth इक्वल टू 0.529 इंटू क्या, उसके फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोल रहे हैं ना, या राइट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, या 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब n का वैल्यू भी क्या है, 1 है, n का भी वैल्यू क्या लिया जा रहा है, 1 लिया जा रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि उसने बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्या, x एंगस्ट्रम, तो इसका मतलब है कि ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगा, x एंगस्ट्रम के, क्योंकि n का वैल्यू तो 1 है, n का वैल्यू तो क्या है, 1 है। तो 0.529 को ही हम क्या मान ले रहे हैं, जो कि बोला है उसने x एंगस्ट्रम। तो ये हाइड्रोजन के लिए हमने मान लिया, ये हाइड्रोजन एटम के लिए। उसके बाद then the radius of the second orbit of Li2 plus ion will be, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ क्या, Li2 प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, फार्मूला लिखेंगे 0.529 इंटू, अब देखो सेकेंड ऑर्बिट, तो n का वैल्यू जो है यहाँ पे Li के लिए क्या है, 2 है, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे रखो
2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या 3। देखो देखो क्लियर है सभी को, क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो इसका वैल्यू उसने क्या बोला है x, तो अब जरा समझते हैं। तो x इंटू 2 का क्या होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x अपॉन क्या 3 एंगस्ट्रॉम। तो देखो ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन मेरा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कोई भी टफ या इजी नहीं होता है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे, अगर कंसेप्ट नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन करते हुए जब पूरा ये टॉपिक खत्म होगा तो एक साथ एक लेक्चर में पूरा क्वेश्चन भी देख और प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी बेसिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू या लेट मी या अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द रेडियस ऑफ क्या है नियोन है और क्या है 9+, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आयन इन क्या ग्राउंड स्टेट शुड बी। ठीक है, अब ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 0.529 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड ऑप्शन है 0.0529 एंगस्ट्रॉम, सी है 5.29 एंगस्ट्रॉम एंड डी है 52.9 एंगस्ट्रॉम। अब आपको इन तीनों चारों जो ऑप्शन है इसमें से आपको सही आंसर बताना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो आप प्लीज इसको सोचें और बताएं। ठीक है, जल्दी सा। ठीक है, ओके, जल्दी करें। ठीक है, जल्दी करो। चलो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है पहले, Rnth इक्वल टू 0 पॉइंट क्या होता है बोलो 529 इंटू n स्क्वायर अपॉन क्या होता है z। किस में होता है एंगस्ट्रॉम में, किस में होता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट पे बात हो रहा है तो बेटा ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू क्या लेंगे हम 1। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अब देखो Rnth और यहाँ पे z का वैल्यू अपना क्या होगा बोलो, z का वैल्यू क्या लेके चलेंगे 10 क्योंकि नियॉन है। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.529 इंटू n का वैल्यू क्या 1 अपॉन क्या 10। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आई थिंक जो वैल्यू आना चाहिए वो आएगा 0.0529 एंगस्ट्रॉम। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका बी आना चाहिए। प्लीज वेरीफाई दिस। ओके, समझ में आया सभी को इतना? चलो अब जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उतार लिया सभी ने, समझ में आ गया है सभी को ये क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। देखो ध्यान रखोगे, बढ़िया से क्वेश्चन को समझते चलोगे। ठीक है, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, कितना भी टफ आए, ठीक है, आप बनाते चले जाओगे। अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ क्या है, द रेशियो ऑफ स्पेसिंग the ratio of spacing between the third and ratio of spacing between the third and fourth क्या ऑर्बिट
ऑर्बिट टू द मैं क्या बोल रहा हूं, द रेशियो ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट टू द स्पेसिंग बिटवीन क्या सिक्स्थ एंड क्या सेवेंथ समझ में आ रहा है, सेवेंथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब ऑप्शन देता हूं मैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है, ध्यान रखना, 7:13, 7:13। दूसरा है 13:7, तीसरा है 16:9, ठीक है, एंड डी है 1:1। ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, आप उतार लें, पहले सभी लोग उतार लें, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे थोड़ा सा, ठीक है। आज उस कंसेप्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नए कंसेप्ट को। जल्दी से नोट डाउन कर लें। ओके, चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाना है और कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज करके आंसर बताना है, ठीक है सभी को। चलो देखो, अब जो मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एनर्जी ऑफ क्या बेटा, nth ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं, nth ऑर्बिट। क्या होता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, कैसे निकालेंगे? अगर हमें एक ऑर्बिट के लिए हमें एनर्जी निकालना है तो वहां पे क्या क्या एनर्जी हो सकती है, कुछ दिमाग में आ रहा होगा, सोच रहे हो कि देखो, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट में है तो उस समय कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे है, रुका हुआ है, तो दैट टाइम कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि इन द ऑर्बिट दो टाइप की एनर्जी है, वो है काइनेटिक और क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रही है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड क्या, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा, तो टोटल एनर्जी जो En भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो एवरीवन, समझ में आ रहा है सभी को ये पॉइंट? ओके, चलो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, धन्यवाद।